नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उस रोज आंधी आई थी 16 दिसंबर की, वो मनहूस रात। उस विभत्स घटना की शिकार जरूर ज्योति हुई थी, जख्मी जरूर ज्योति हुई थी, लेकिन दर्द पूरे देश को हुआ था। आप पूछेंगे कि उस काली रात को फिर से जीने की आखिर जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि उसी काली रात के बाद तो आप और हम जागे थे। हमने इस देश की संसद को मजबूर किया कि वो रेप के लिए एक सख्त कानून लेकर आए, और ऐसा हुआ। और इसीलिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे साथ उस रात के एकमात्र चश्मदीद गवाह अवनींद्र पांडे मौजूद हैं। और अवनींद्र, मुझे ये एहसास है कि उन लम्हों को फिर से जीना आपके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन उन्हीं लम्हों ने एक पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इस देश में आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। और इसीलिए मेरा पहला सवाल आपसे यही कि यहीं पर पिक्चर देखने उस दिन आए थे आप लोग? हाँ, जैसे कि संडे सैटरडे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं कुछ मूवीज़ और कुछ घूमने फिरने के लिए, वैसे ही हम लोग रेगुलर यहाँ पर आते थे और उस दिन भी आए थे। लाइफ ऑफ पाई पिक्चर देखी थी आपने अल्टीमेट? हाँ जी। पहले से सोचा था कि यही पिक्चर देखनी है? ऐसे मूड में आए थे? ऐसे मूड में आए थे और अचानक हमें वो टाइम सूट किया और हमने डिसाइड किया चलो देख लेते हैं। ज्योति ने चूज़ किया था कि लाइफ ऑफ पाई देखते हैं? हाँ, ज्योति की चॉइस थी ये। इसकी चॉइस थी कि ये पिक्चर देखते हैं। लेकिन पिक्चर ख़त्म होने के बाद जब हॉल से निकले और फिर घर के लिए रवाना होना था, उसके बाद ठीक यहीं से इसी रास्ते से गुजर कर आगे बढ़े थे। आइए अवनींद्र। उस रात अवनींद्र के साथ ज्योति कुछ इसी तरह से यहाँ पर साकेत के इस मॉल के सामने ऑटो पर सवार हुई थी, लेकिन शायद दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की घटना घटने वाली है। बहुत अच्छा दिन था, एक अच्छी सी पिक्चर देखने के बाद दोनों बस घर के लिए रवाना हो रहे थे। कुछ इसी अंदाज में अवनींद्र और यहाँ पर ज्योति थी, बढ़ गए थे मुनिरका की तरफ। चलिए। उस रात और इस रात में एक ही फर्क है, और वो ये कि शायद बहुत ठंडी रात थी वो 16 दिसंबर की अवनींद्र, है ना? और रात के लगभग कितने बज रहे थे? रात के 8 बज रहे थे। 8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास फिल्म देखकर साकेत मॉल से ऑटो में सवार होकर अवनींद्र और ज्योति इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे। क्या बात क्या हुई? क्या आपने क्या फैसला लिया, कैसे घर पहुंचना है? हमने कुछ ऑटोज़ ट्राई किए थे डायरेक्टली उनके घर तक के लिए, बट ऑटोज़ वालों ने मना किया कि वो कह रहे थे कि इतनी दूर हम सवारी नहीं बढ़ाते, हमारे घर जाने का टाइम होता है। और फाइनली हमने कहा कि ठीक है, जहाँ तक चल रहे हो वहाँ तक छोड़ देना। तो हम वहाँ पहुँचे। सो दैट हमारे माइंड में था कि हम वहाँ नेक्स्ट जाने के लिए हमें कुछ दूसरी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इसीलिए हमने मुनीरका तक के लिए हमने ऑटो किया था। मतलब पूरे सफ़र के लिए ऑटो नहीं मिला तो फिर मुनीरका के लिए, फिर सोचा होगा वहाँ से जो भी तरीका होगा उससे घर लौटने की कोशिश करेंगे। कैसी थी ज्योति अवनींद्र? वो किस तरह की थी? उसे क्या पसंद था? उसको क्या अच्छा लगता है? मेरे फ्रेंड को ऐसे ही जैसे और लड़कियां होती हैं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और नए नए कपड़े पहनने का शौक़ था, शूज़ का शौक़ था, और मूवीज़ और ये सारी चीज़ें जो कोई भी करता है जैसे तो हम लोगों के एज में, तो वो सारे शौक़ थे। यस। बहुत मुश्किल है, मुझे बार बार इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपके लिए उन लम्हों को फिर से जीना। लेकिन यहाँ तक ज़रा सा भी कुछ ऐसे हिच मन में लगा था कि रात का टाइम है, कुछ ऐसा मन में ख्याल आया था, या ज्योति ने कुछ जिक्र किया हो? ऐसा कुछ नहीं? उस दिन कुछ ऐसा ख्याल हमने कभी भी ऐसे फेस नहीं किया था लोगों को, कि हम सोचते थे कि सारे हमारी तरह सोचते हैं, सारे अच्छे ही लोग हैं, कौन किसी को मारने के लिए आएगा, कौन क्या करेगा। तो नॉर्मली जैसे हम लोग कभी और जैसे जाते थे आते थे, तो ऐसे ही वो उस दिन भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चलो वहाँ से चलते हैं और वहाँ से कोई और ऑप्शन मिल जाएगा हमें। तो कभी मन में ऐसा नहीं आया था कि हाँ कोई इस तरह से हमारे साथ कुछ हो सकता है। तब आपने सोचा भी नहीं होगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं फेस वैल्यू पर हर किसी को लेते थे, कुछ ऐसे शातिर लोग भी घूम रहे होंगे जो इस खतरनाक चीज़ को अंजाम देंगे? कुछ और याद आ रहा होगी शाम जो बात हुई हो आपकी ज्योति से? उस शाम बहुत मेहनती थी वो, आपने अक्सर बताया है कि
वो रात में नौकरी करती थी? जैसे उनका वो खुद जॉब करती थी और अपनी पढ़ाई का सारा पैसा उन्होंने कभी भी घर से नहीं लिया। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए उनका डिसीजन था घर के बाहर जाना। और घर के बाहर जब आप जाते हैं तो उसमें रूम रेंट से लेके सारी जितनी भी सारी जो ज़रूरतें होती सारा अरेंजमेंट खुद ही करना होता है, तो वो सारा खुद ही करती थी। और रात भर नौकरी करती थी, फिर सुबह पढ़ाई के लिए वो कॉलेज जाती थी। और उसमें भी उनकी मेडिकल फील्ड में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। हॉस्पिटल जाना होता है और प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब होती हैं। और उनकी लैब इस तरह से जैसे कि फिज़िकली उसमें काफ़ी वर्क होता है। और फिजियोथेरेपिस्ट को स्ट्रेस देना पेशेंट को, तो वो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता था उनका पर डे का। नींद आप बता रहे थे बहुत दुबली पतली छोटी सी थी, तो बहुत प्रोटेक्टिव फील करते होंगे आप इसको लेकर? हाँ, और दुबली पतली जैसे कि वो काफ़ी स्लिम थी, अब स्लिम कहेंगे क्योंकि सभी वही लाइक करते हैं। और बालों को लेके काफ़ी उनका वो था कि हाँ मेरे बाल ऐसे कैसे दिखने चाहिए। हेयर मैंने तो वर्ड्स भी होनी थे मुझे सुनने को मिलते कि बॉन्डिंग करानी है, कलर कराने हैं हेयर्स को। तो उस दिन में उन्होंने 3 कलर्स में अपने स्ट्रीक कराए थे बालों के, अलग अलग रंगों की। तो मैं जब काफ़ी दिनों बाद उनसे मिला था तो मैंने यही सबसे पहले मैंने ये कहा था ये क्या है। तो सबसे पहले उनको देखा, मुझे लगा कि इतनी दुबली पतली कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो आजकल मतलब इस फिगर के लिए तो लोग कितना वो कोशिश करते हैं। और कलर्स के लिए उन्होंने बोला कि ये तो मतलब अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो कहा कि अच्छे लग रहे हैं। और मेरी तबीयत एक्चुअली उस दिन कुछ मतलब ख़राब थी, तो वो मुझे थोड़ा सा खुश करने के लिए कोई दिक्कत नहीं कैसे ऐसे बैठो ये हो। और मुझे अजीब सा लग रहा था कुछ, मतलब मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ अंदर से आपको लग रहा था कि कुछ कह सकते हैं कि मुझे अजीब सा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने उनको जैसे मूवी जब हमारी ओवर होगी तो हम बाहर आए तो वहाँ पे जो डेकोरेशन थे उस टाइम 25 के लिए, तो मैंने उनको बोला था कि थोड़ा बैठते हैं यहाँ वेट करते हैं फिर उसके बाद चलता मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं घर से फ़ोन आ रहा है। और रिपीट काफ़ी मतलब कॉल आ रही थी उनके शायद घर से। तो उन्होंने बताया भी था कि वो शायद जल्दी आ जाएंगे कुछ काम करके, मतलब मूवी वगैरह देख के उन्होंने। तो लेकिन अब वो कॉल आ रही थी तो उनको कहा था कि मैं जल्दी मैं चलते हूँ घर पे ये हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऑटो जितने भी ट्राई किए वो सारे, क्योंकि उनको उस टाइम पे जब मूवी निकलने के बाद मूवी छूटने के बाद ढेर सारे लोग आते हैं और अब उस टाइम पे बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑटो में मिलना। तो जितने भी मिल रहे थे वो उतनी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मना कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है वहाँ से कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। तो पहले मैंने कहा कि तो मैं छोड़ के आता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे पता नहीं आपको मिले ना मिले। उस जगह पर भी जाने में आपके रोंगटे खड़े होते हैं? तो उस मॉल में आप नहीं जाते हैं? मैं मॉल में नहीं जाता, मैं मॉल में नहीं जाता। मैं कभी अब बस में नहीं चढ़ता और शायद ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ होता है मतलब अजीब सा में। तो मैं अवॉइड करता हूँ अभी उस मॉल में नहीं जाता कि मैं जहाँ रहता था मेरे घर के पास में वो मॉल था पहले। और मैं और बस में भी अगर मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ अभी भी वैसे ही है। अभी भी ऑफिस की जो चार्टर्ड बसें हैं अभी भी लाइट नहीं जलाती वो, अभी भी उसमें आपको टेंटेड क्लास वाली मिल जाएंगी, अभी भी वो सवारियाँ बैठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी वो क्या मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ लेकिन लोगों के माइंड से रिमूव हो गया कि वो लाइट जो के रूल है कि लाइट जला के चलानी है बस, और उसमें एक गार्ड रहेगा। तो कहाँ है अभी मुझे नहीं दिखाया, एक भी गार्ड मुझे नहीं दिखाई था। अभी भी लाइटें बंद होकर चलाते हैं। साकेत मॉल से नेपसराय की ये दूरी लगभग 15-20 मिनट, ये पूरी दूरी किसी तरह से ऑटो में सवार होकर दोनों आगे बढ़ रहे थे। और यही फैसला हुआ कि ठीक है मुनिरका स्टॉप तक ही सही इस ऑटो से चलते, फिर आगे जो भी मिल जाए, ऑटो मिल जाए, बस मिल जाए, उससे घर तक पहुंचने की कोशिश करें। आपका घर उस दौरान यहीं कहीं आसपास था लेकिन आपने कहा कि नहीं आप घर तक छोड़ोगे? हाँ, मेरा घर पास में ही था और मेरे दिल ने कहा कि हाँ इतनी रात हो चुकी है तो मैं उनको एक छोड़ के आता हूँ। सो दैट ज्योति ने मना किया? उन्होंने कहा नहीं अब लेट हो गया है, मतलब आप अपना मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि आराम करो। मैंने कहा नहीं है मैं तो छोड़ के आता हूँ एटलीस्ट आप तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कन्विंस किया कि मुझे चलने दो अपने साथ। तो मेरे मन में ये था कि उनको सेफली एटलीस्ट घर छोड़ के फिर मैं आ जाऊँगा वापस।
अवनींद्र और ज्योति कुछ इस तरह से साकेत मॉल से निकलने के बाद लगभग 15-20 मिनट की दूरी तय करने के बाद मुनिरका के बस स्टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब ऑटो वाले ने कहा था कि मुनिरका में ही छोड़ देगा, लेकिन इस बस स्टॉप पे ये मुनिरका इस बस स्टॉप पे रुक पाए क्या आप? थोड़ी देर के लिए रुके थे, लेकिन हमें लगा यहाँ पे मतलब जैसे अभी भीड़ नहीं है तो यहाँ पे मैंने कहा कि नेक्स्ट स्टॉप पे रुकते हैं। तो शाम के इस पहर में लगभग 8:30 बज रहे थे। इस बस स्टॉप पर नहीं रुकने का फैसला किया अवनींद्र और ज्योति ने। उन्हें लगा कि ये बिल्कुल सुनसान है, कोई ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे थे, इसलिए मतलब ये मन में आपके लगातार था कि कहीं कुछ घटना ना घट जाए, मतलब संभल के चलना है, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहीं पे चलना है। हाँ, ये तो इतना कंसर्न रहता है कि नाइट में थोड़ा सा जहाँ पे मतलब सिक्योरिटी का कंसर्न तो हमेशा रहता है कि जब उस बस स्टॉप पे आप रुके लेकिन फिर आपने ऑटो आगे बढ़ाने का फैसला लिया, तो ये वो बस यहाँ से गुजरी थी सफ़ेद? एक वाइट कलर की बस गई थी और वही बस थी। अभी मैं अगर रिकॉल कर पाता हूँ तो वो वही बस वहाँ जाके वो सवारियों को बैठाने की या ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। आगे मुनिरका बस स्टॉप है, वही बस स्टॉप जहाँ पर वो बस पहले से खड़ी थी। जब आप और ज्योति वहाँ पर पहुँचे तो वो बस पहले से वहाँ खड़ी और वही 6 लोग उसमें बैठे थे। वो वहाँ पे काफ़ी जैसे वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि काफ़ी सवारियाँ आ रही, वो आपस में वही उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, क्योंकि उनका पहले से ही वो इस तरह से प्लानिंग ही थी कि वो किस तरह से दिखाएं कि यहाँ सवारियाँ। तो और एक लड़का इंसिस्ट करके हाथ खींच के कि चलो दीदी बैठ जाओ यहाँ पे, और जब शायद यही वजह थी कि मेरे मना करने के बाद भी मेरे फ्रेंड को लगा कि हाँ ये वाकई जाएगी, और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। ये उसी दोषी की बात हो रही है जो जुगनाई। तो बस स्टॉप पर, मुनिरका बस स्टॉप पर ये फैसला हुआ, ज्योति और अवनींद्र ने ये तय किया कि वो अब यहीं पर उतर जाएंगे और यहाँ से अगर बस मिल जाए तो बस। लेकिन ये बस देखिए, ये सफ़ेद बस इसी तरह की उस रात वहाँ पर मौजूद थी। जब अवनींद्र और ज्योति बस स्टॉप पर पहुँचे थे तो ये बस इस तरह की मौजूद थी, लेकिन अब आगे बढ़ने पर पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह की हरकत हो रही थी। बस में लोग मौजूद थे, क्या लगा बस को देखकर, क्या लगा आपको? बस को देख के मुझे कुछ सस्पेक्ट हुआ कि हाँ ये जाएगी कि नहीं जाएगी, और मेरी फ्रेंड ने कहा कि एक लड़का खड़ा था वहाँ पे, वो बार बार कह रहा था कि भैया चलो और कहाँ जाना है आपको। मतलब बस में एक लड़का खड़ा था जो बार बार ये कह रहा था? 3-4 लोग एक्चुअली एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि बहुत सवारियाँ जा रही हैं और ये लेके जाएंगे, और आवाज़ लगा रहे थे जहाँ हम द्वारका मोड़ और द्वारका पालम मोड़ द्वारका के लिए। और एक लड़का इंसिस्ट कर रहा था मेरी फ्रेंड को कि दीदी चलो आपको हम छोड़ देंगे, और एक तरह से मतलब बस से 1-2 लोग नीचे आते थे, फिर 1-2 लोग चढ़ जाते थे, ये इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि यात्री हैं। मतलब जो 6 आरोपी थे, बाद में कुछ इस तरह से एक लड़का वहाँ पर खड़ा था और वो बाहर निकल के वो कह रहा था कि भैया दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, और ये बाहर निकल के बुला रहा था बस, और एक तरह से हाथ पकड़ के हाँ चलो आपको हम लेके वहाँ छोड़ देंगे यहाँ पे। तो मैंने 2-3 बार मना किया, मतलब काफ़ी मैंने कि ये पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, रुक जाओ। तो अब उनको जल्दी हो रही, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसे से चल लेते हैं ये करके। तो फाइनली हम लोग चढ़ गए उसमें। उस काली रात सोचा नहीं होगा कि उस बस की सवारी ही कहर की सवारी बन जाएगी। अवनींद्र, मुझे बार बार एहसास है इस बात का कि आपके लिए बहुत मुश्किल है इन लम्हों को जीना, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि एक बार फिर से हम उस दर्द को महसूस कर सके जिसने इस देश को बदलने पर मजबूर किया है, ताकि इस बदलाव को इतनी आसानी से हम भूले नहीं। तो कुछ इसी तरह की वो वाइट बस थी जिस पर सवार होकर, क्योंकि एक जो उनमें से दोषी था उसने इसी तरह से बुलाया था, ज़बरदस्ती लगभग पकड़ के, कि बस की सवारी करें। अवनींद्र के साथ अब इस बस पर चढ़ रहे हैं हम। बस में घुसते ही ऐसी कोशिश हो रही थी दिखाने की कि बस में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, यानी यात्री सवार हैं अलग अलग, और इसीलिए डर और मन में खौफ ना हो, यही दिखाने की कोशिश की थी उस दिन दोषियों ने। फिर ऐसे, चूंकि यहाँ पर भी बैठे थे लोग, यहाँ पर बैठे थे अवनींद्र, फिर यहाँ पर आप और ज्योति बैठ गए। कुछ इस तरह से ज्योति और अवनींद्र बस पर सवार हो गए और फिर बस निकल गई। उस वक्त तक सब सडनली मुझे 2-3 बार सस्पेक्ट, मतलब ऐसा लगा था कि ये जा कहाँ रहे हैं ऐसे, मैंने, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कुछ इसमें, कुछ इंट्यूशन कह सकते हैं उसको। तो मैंने बस के दरवाजे लॉक कर दिए थे। तो मैंने 3 बार उनसे पूछा जाके, तो फाइनली मैंने थर्ड टाइम जब तीसरी बार मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ आप किराया दे दो मुझे। तो मैंने 20 रुपीज़ पे करे थे, 20 रुपये मांगे आपने? तो मैंने दे दिए थे उनको।
बट जैसे ही चली बस उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया और अचानक और 3 लोग आए अचानक और उन्होंने जैसे ही उन्होंने मेरे फेस पे एक घूंसा मारा। इधर सामने से आकर और घुसा चेहरा पे सीधे। चेहरा लाइट बंद हो गई सारी और अचानक 3 लोग आए और उन्होंने और एक जोर सा उन्होंने एक मारा मेरे आँखों पे। ग्लासेस लगाए हुए थे। ग्लासेस लगाए हुए थे और अचानक फिर मैं उठा और फिर काफ़ी लड़ाई हुई। दरवाज़ा मैंने तोड़ा था और कौन सा दरवाजा? ये जो बीच का जो दरवाज़ा होता जो है, बीच का दरवाजा था उसको हाँ, आपने तोड़ दिया था। हाँ। ये जो बीच का दरवाजा जो पार्टीशन के रूप हाँ। में वो यूज़ करते हैं। और मैंने काफ़ी हमारी लड़ाई यहीं चलती रही। फ्रेंड मेरी यहाँ से आवाज़ लगा रही थी बट कोई सुन नहीं रहा था। फ़ोन ट्राई किया उन्होंने, फ़ोन हमारा उन्होंने छीन लिया था। फिर उन्होंने रॉड भी यूज़ किया था जैसे आपको बताया हुआ पहले। और तो फिर बताने लायक कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। इस फ्लाईओवर पर मुनिरका स्टॉप के बाद आप चढ़ चुके थे। यहाँ पर समझ में आ गया था ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जैसे ही मैं फ्लाईओवर पर चढ़ी थी बस और इन्होंने लाइटें वगैरह ऑफ थी और मेरे पास एक ज़बरदस्त उन्होंने घूंसा मारा था। और उसके बाद मेरी लड़ाई हुई थी, काफ़ी टाइम तक लड़ाई हुई थी और फाइनली जब तक और उसी दौरान आपने ये दरवाज़ा जो आप बता रहे हैं बीच का, ये जो बीच का दरवाज़ा मैंने तोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने रॉड मंगवाई थी वापस में। जो बस के जो जैक्स होती हैं उनके जो बड़े बड़े रॉड होते हैं, कितनी रॉड से हमला कर रहे थे? उनके पास 3 रॉड थी और मतलब ऐसा लग रहा था कि और रॉड मतलब मल्टीपल रॉड्स थी और कोई सर पे मार रहा था, कोई हाथों पे, कोई पीठ पे। तो पैर पर आपके? तो फिर उन्होंने क्या किया था कि जैसे मेरा पैर पकड़ के एक पैर यहाँ पे रख के और 2 लोगों ने पैर पकड़ लिया था। फिर उस पर रॉड से उन्होंने मारा था। मतलब 2 सीट के बीच में आपके पैर को फिक्स करके पकड़ लिया 2 लोगों ने और फिर 2 लोग मार रहे थे पैरों पे से। तो इस बीच ज्योति को पकड़ लिया था। हाँ, ज्योति यहाँ थी। उसके बाद जैसे मैं गिर गया यहाँ पे और मतलब फिर थोड़ी देर के लिए फिर वो मेरे ऊपर से उसको खींच के लेके गए और फिर मैं जब भी वहाँ जाने की वहाँ पे कोशिश करता था तो वो वहाँ पे मुझे वो जाने नहीं देता। मैं वो फोन दिखा रहा हूँ इधर। मतलब आप यहाँ पे बेहोश होकर गिर गए थे और उसके बाद? बेहोश नहीं आप कहेंगे कि मतलब आप 2 लोगों ने पकड़ रखा है और आपको इतनी इंजरी उन्होंने दे दी है कि आप खड़े हो रहे हो तो आपको मतलब सर पे मार दिया है, ब्लीडिंग शुरू हो गई है और आपके सारे फ़ोन ले लिए हैं, यहाँ पे कपड़े उन्होंने फाड़ दिए हैं और तो इस तरह से उन्होंने हालत कर दी थी कि आपको ऐसा किया था। कभी मन में ऐसा आया कि किसी तरह से भाग जाऊं या बस से कूद जाऊं? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया कि मैं बस से भाग जाऊं क्योंकि आप ये तो मतलब फिर मैं ऐसा कर भी नहीं सकता था किसी भी तरीके से कि आपका कोई एक साथी है, दोस्त है आपके मुश्किल में और आप भाग रहे हो बस से उधर के। तो ऐसा तो कभी मन में नहीं आया था। उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि तू भाग जा या ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं, मेरी लड़ाई होती रही तो उसमें वो हेल्प के लिए वो आवाज़ लगा रही थी। फ़ोन तो बाद में उन्होंने जैसे निकाला था उन्होंने छीन लिया था और फिर वो बस चला रहे थे और फिर उनको मतलब जब तक लड़ाई हो रही थी हमारी तब तक वो इंगेज से सारे। और फिर जैसे ही फिर मुझे सर पे चोट लगी और उन्होंने मारा तो उसके बाद बीच में उनको एक तरह से मौका मिल गया मेरे फ्रेंड को यहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ खड़ा था तब तक वो नहीं उसको निकाल नहीं पा रहे थे, खींच नहीं पा रहे थे। तो ये था कि मेरी लड़ाई होते होते मैं वहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर वो स्पेस में एक बीच में उनको हाथ पकड़ के ज्योति से भी फ़ोन खींच लिया था वो कोशिश फ़ोन तो उन्होंने सबसे पहले जब लड़ाई हुई तभी उन्होंने फ़ोन ले करके उन्होंने फ़ोन तो ले लिया था, पहले ले लिया था। बहुत मुश्किल है उन लम्हों को याद करना जब पूरा देश से हर गया ये सोचकर जानकर कि क्या बीती थी। आपने हमेशा कहा है अपनी इंद्र की उस रात को मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भुला पाऊँगा। कोई कैसे भुला सकता है? एक कोई मोमेंट, आपको छोटा सा इंसिडेंट होता है, आपको अब मरते दम तक ज़िंदगी बदल देता है। तो ये तो बोलने वाला कुछ इसमें है नहीं। उन लम्हों में बहुत बहुत मजबूर महसूस किया होगा आपने अपने आप? सोच नहीं पा रहा था कि अभी आधे घंटे पहले 10 मिनट पहले ऐसा था और जैसे ही मैं बैठा यहाँ पे और अभी खून से लथपथ और सब कुछ, मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और मतलब लाइफ
सडन चेंज हो रही है आपकी ज़िंदगी से कि मतलब आप लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक, अब पता नहीं क्या क्या डिफिनेशन देते कि आप इमेजिन नहीं करते वन मोमेंट में आप वन मोमेंट कैन चेंज योर लाइफ। ऐसा हो गया कि एक पल अभी मैं हंस रहा था और एक पल मतलब रोने के लिए भी और सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब आप ब्लैंक हो जाते हो बिल्कुल, क्या करें क्या ना करें। और कोई आपको मतलब इस तरह पकड़ के खींच रहा है, मरा समझ के फेंक रहा है आपको, आपकी बॉडी को, और मतलब वो उन्होंने मरा समझ के ही फेंका था, मतलब उनको ये नहीं था कि क्या हो गया, उनको मतलब ऐसे मार रहे थे वो, खींच के वो ऐसे पकड़ के खींच रहे थे, मतलब बाल पकड़ के ऐसे खींच रहे थे कि पूरी बॉडी को। तो काफ़ी गाड़ियाँ जा रही होंगी, आ रही होंगी, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना? नहीं, किसी ने नहीं सुना। और हमने कोशिश करी थी कि कांच पे भी मानेंगे, लेकिन ये इतना हाइटेड होता है ये, और ये कांच किसी भी तरीके हाथ से तो नहीं टूट सकता ये। मतलब मजबूरी में आपने ये भी कोशिश की कि इस कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। भी नहीं हो पा रहा था। और आपके ऊपर 2-3 लोग हमेशा हावी थे उनमें से? हाँ, वो बार बार आते थे, वो मारते थे वो, और उनका एक टारगेट रहता है कि वो ऐसी जगह मारे जहाँ पे वो फिर वो आप उठ ना पाओ। तो इस बीच यहाँ पे इस हिस्से में आप आ चुके थे, एयरपोर्ट की जो बाईं तरफ हम अपने दर्शकों को दिखाएं, यहाँ पे तमाम होटल्स मौजूद हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, ये हिस्सा था। आपने देखा था ये मैं एक्चुअली उस टाइम नहीं देख पाया था। मैं जब वहाँ पे अभी यू टर्न लेके आके जब वो उन्होंने मुझे हम लोगों को फेंक दिया था, थ्रो अप कर दिया था, तब मैंने तब समझ में आया कि कौन था कि हम कहाँ। यहीं पर वो होटल 37 था जिसके ऑपोजिट जब हम वहाँ पे यू टर्न लेंगे वो, और जब वो जैसे ही फ्लाईओवर स्टार्टिंग है वहाँ पे उन्होंने फेंका था। यहाँ पर पहुँच चुके थे और अवनींद्र की हालत बहुत ख़राब थी। यहीं पर अवनींद्र को इस हिस्से में बस के लहूलुहान करके घायल कर दिया था उन लोगों ने। वहाँ बस की पिछली सीट में ज्योति के साथ वो विभत्स घटना हुई थी। वो तमाम शातिर आपस में बात कर रहे थे, वो ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें। फिर यही कह रहे थे कि मर गई है ज्योति, और इसीलिए उनका ये फैसला था कि अब किसी तरह से इन दोनों को बाहर फेंक देना है। यहाँ तक उनकी मंशा थी कि ऊपर से उनके बस चला दें ताकि वो मर जाएं और उनके गुनाह पर हमेशा के लिए पर्दा लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस देश ने जाना कि ज्योति के साथ उस रात क्या दर्दनाक हादसा किया था उन 6 दोषियों ने, और इसीलिए सच पूरे देश के सामने आया। फिर यहाँ से पीछे से वो ज्योति को लेकर आगे आए और उन्होंने तय किया कि यहाँ पर उसे फेंक देंगे नीचे में। और अवनींद्र, आपकी भी हालत बहुत खराब थी। पहले मुझे फेंक दिया, पहले घायल आप थे, आपको पहले फेंका उठा के। मुझे फेंका यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ था, और फिर बाद में वो पीछे मेरे फ्रेंड को लेके आए थे, तो मेरे पहले गिरा, उसके बाद मेरी फ्रेंड गिरी, फिर उन्होंने बस आई और फिर बस चढ़ाने की कोशिश करी। तो फिर मैं उनको और अपने आप को और दोनों को मतलब मैंने बस के टायर होते मैंने देखा कि टायर आ रहे हैं हमारी तरफ, तो फिर हमने फिर उनको और अपने आप को फिर हमने खींचा ताकि हमें बस कुचल ना पाए। सबसे पहले उन्होंने अवनींद्र को उठाकर और यहाँ पर बस से नीचे गिरा दिया, और उसके बाद आपकी दोस्त को भी ले आए अवनींद्र, और आपकी दोस्त को भी लगभग ऐसी ही जगह पर फेंक दिया। हाँ, ऐसी ही जगह थी जहाँ फेंक दिया। हाँ, थोड़ा ऐसी जगह पे खाइयों में, मतलब अभी तो भर गई है ये शायद। और यहाँ पे उन्होंने उठा के फेंक दिया था झाड़ में, मतलब वहाँ पे बिल्कुल बस वो ऐसे लेके आया था, थोड़ा सा काट के यहाँ पे खड़ा किया था उन्होंने और झाड़ियों में फेंक दिया था। ये उसके बाद बस से मारने की भी कोशिश की, फिर बस वो लेके आए और फिर उन्होंने कुचलने की कोशिश करी, थोड़ा कट करके, जैसे वहाँ से लेके आएंगे बैक करके, और यहाँ पे थोड़ा बैक करके बस को फिर ऐसे काट के लेकर गए ताकि। हाँ, इस बीच आपने क्या किया? मैंने देखा कि बस मेरी तरफ आ रही है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को और एक तरह से कि पुल किया कि बस ना चढ़े। टाइम इकट्ठा हुआ था और हम बिल्कुल यहाँ पे पड़े हुए थे। ये पत्थर उस वक्त भी इसी तरह से ऐसे बिखरे हुए थे? ऐसे ही पत्थर थे जिसकी वजह से मतलब हमें इस पर चोट भी लगी थी इनकी वजह से। आपको पत्थर से चोट भी लगी थी? हाँ, और जैसे अभी देखिए, अभी भी इतनी रात में मतलब इतना टाइम हो रहा है, फिर भी ऑटो वाले तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये आप ऑटो टू व्हीलर्स तो उसी तरह मतलब उस दिन भी जा रहे थे, और हमने यहाँ पे मैंने हाथ हिला के मतलब कोशिश करी थी कि शायद कोई देख ले, तो गाड़ियाँ आती थी और यहाँ तक रुकती थी और देखती थी शीशा उतार के कि हाँ, मतलब उनको लगता, मेरी फ्रेंड वहाँ पड़ी हुई थी, मैं वहाँ पे उसके सामने उसको कवर करके था कि और हेल्प के लिए मैं वो कर रहा था, लेकिन वो देखते थे और चले जाते थे। मतलब
गाड़ी का शीशा नीचे करते थे, हाँ। बाहर देखते थे और फिर चले जाते थे। तो उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम के बाद फिर मुझे मतलब एक बाइक वाला एक मोटरसाइकिल पे उनके साथ यहाँ जाते हुआ दिखा। तो मैंने कुछ आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, मैंने हाथ हिलाने की कोशिश करी की हेल्प। तो उसने पूछा, मतलब मैंने कहा कि अब मैं ही इतना ही कर पाता कि बस। और तो उसको जो भी समझ में आया उसने पहले अपने ऑफिस में कॉल किया और उसके बाद से वहाँ से उनकी जीप वगैरह आई। देन जैसे पुलिस आ गई और फिर हमें हेल्प मिली, हम हॉस्पिटल गए वहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को वहाँ पे फिर जाके मतलब अब ये हमारे एक क्वेश्चन हो सकता है कि वहाँ पे कितनी देर बाद हेल्प मिली, क्या क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा स्ट्रक्चर्ड नहीं है कोई भी कि कोई भी आया तो क्या। मैं ज़मीन पे जैसे कुछ देर वहाँ पे इतने ठंड में मुझे कपड़े नहीं मिल पा रहे थे और लोग हमारे बीच में हमारे सोसाइटी के लोग ही हमें कपड़े नहीं दे रहे थे। ये होटल 37 का क्या सिग्निफिकेंस है कि उससे मैं यहाँ पे जब इंजर्ड था तो मुझे यहाँ वही सबसे पहले वही दिख रहा था 37। और फिर जब मुझे कि हमारे पास कपड़े नहीं थे तो हमें वहाँ से एक बेडशीट आई थी जो हमने यूज़ किया था 2 भागों में करके। तो ये एक लैंडमार्क कह सकते हैं कि हमारे यही याद रहता है कि होटल 37 के हम अपोजिट खड़े थे, बैठे थे। लेकिन आप अपनी दोस्त के लिए लड़े और आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए इस सफ़र पर फिर से आने का फ़ैसला लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनील। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सोचिए, आप भी सोचिए, सबको सोचना होगा कि जब एक लड़का और एक लड़की उस हालत में यहीं पर सड़क के किनारे मौजूद थे, कौन थे वो लोग? हम में और आप में से कोई एक था जो गाड़ी रोकता था, शीशा नीचे करता था, लेकिन मदद देने को तैयार नहीं था। अस्पताल पहुंचे तो लोग देख रहे थे कि किस हालत में है, लेकिन मदद नहीं दे रहे थे। 4 घंटे बाद मेडिकल सुविधा मिली थी उस लड़की को और शायद इसीलिए अपनी जान उसे गंवानी पड़ी। लेकिन उसकी जान फिजूल नहीं गई है क्योंकि उसके ज़रिए देश जागा है। सफदरजंग अस्पताल में वो बच्ची खामोश बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन देश जागा और इसीलिए इस देश को एक सख्त कानून मिला है। और इसीलिए 16 दिसंबर की इस रात को कभी मत भूलिएगा क्योंकि इसके ज़रिए ज्योति की कुर्बानी जिंदा रहेगी।